सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे शोर शराबा, हंगामा, धरना और हुल्लड़बाजी। कौमी असम्बली, अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने। पीटीआई और नाराज ग्रुप। वुज़रा की तब्दीली के बाद काबीना की बैठक। जिंदगी को खतरात, इलाज क्यों ना शुरू हुआ। बड़ी करप्शन की बड़ी कहानियां। नैब ने की अहम गिरफ्तारियां। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब पता चला में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मामूल के मुताबिक प्रोग्राम का हिस्सा है, मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आज हम इस प्रोग्राम में बहुत सी स्टोरीज़ पर साइड बाय साइड, वन बाय वन बात ज़रूर करेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा पार्लियामेंट के फ़ोरम के हवाले से हम बात करें, असम्बली के इजलास के हवाले से, कि जिस तरीके से ये निज़ाम चल रहा है, जिस तरीके से असम्बली का इजलास आज भी आपने देखा, बिल्कुल नॉन प्रोडक्टिव। आप ज़रा सोचिए कि हमारे मुल्क में जमहूरी निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम है, और ये इन सियासतदानों की नज़र में मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतरीन निज़ाम है। लेकिन इस निज़ाम में भी जो कि इनके मुताबिक बेस्ट सिस्टम है, उसमें हम पार्लियामेंट का जब इजलास देखते हैं तो बिल्कुल नॉन प्रोडक्टिव, बिल्कुल उसकी कोई अफादियत उस तरीके से जैसे कि होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही है, काउंटर प्रोडक्टिव है। फैसला आप ये सुनने वाले करें कि किस तरीके से निज़ाम इस तरह चल सकता है। हम ये भी देख रहे हैं कि अपोजिशन कहती है कि भी हुकूमत निज़ाम के ख़िलाफ़ है, हुकूमत कहती है कि अपोजिशन सिस्टम को चलने नहीं दे रही, अवाम बिल्कुल बेबस है, उनके मसाइल जो के तुम हैं, वो कभी एक का चेहरा देखते हैं, कभी दूसरे का चेहरा देखते हैं। बैरिस्टर फ़रोग नसीम को मैंने सारी सूरत हाल में सुना, उनकी जानिब से तवज्जो दिलाएगी कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेफरेंडम की इजाज़त देता है कि हम रेफरेंडम करा के अवाम की राय ले सकते हैं। अब रेफरेंडम करवाने का इख्तियार सदर मुमलिकत के पास है, और उसके बाद जो भी अवाम की राय आएगी उस पर उसको नाफिज करवाना भी सदर मुमलिकत की जिम्मेदारी है कि वो उसको किस तरीके से नाफिज कराते हैं। अब इस पर मज़ीद बहस की ज़रूरत तो मेरा ख्याल है कि नहीं है, ये हमारे एनालिस्ट बताएंगे कि उन्होंने ये बात इस कॉन्टेस्ट में की है, या जिस तरह वो ये बात कर रहे हैं, सब चीज़ें हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि मियाँ दे नारे आजकल नहीं बज रहे हैं, उनकी ज़मानत को 27 रोज़ गुजर चुके हैं, उनका इलाज अभी तक शुरू नहीं हो सका है, वो बिल्कुल खामोश हैं। ये जो बीइंग क्वाइट थेरेपी है, क्या किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया है? क्योंकि उनकी जो खामोशी है उसका नतीजा तो मुझे कुछ बेहतर लग रहा है, उनकी सेहत पहले से माशाल्लाह बेहतर लग रही है, तो वो क्यों इतने खामोश हैं? किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया, इसकी वजह क्या है, इस पर भी बात करेंगे। फिर एहतसाब का रेला जो कि लग रहा है कि सबको बहा ले जाएगा, क्या हुकूमत क्या अपोजिशन, ये सभी की बारी आ रही है, सभी का एहतसाब हो रहा है। ये बड़ी पॉजिटिव बात है, क्योंकि अगर करप्ट लोग बच गए तो वो हमारे मुल्क के लिए खतरा है। अब आज के जो इजलास है असम्बली का, उस पर बात कर लेते हैं, जिसमें आज काफ़ी हंगामा आराई, काफ़ी शोर शराबा हुआ है। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा ईरान के दौरे पर थे, वहाँ जो उन्होंने तकरीर की उस पर काफ़ी तनकीद की गई है। यहाँ तक कहा गया कि हमारे मुल्क का मजाक बनाया जा रहा है, हमारे वज़ीर आज़म को यहाँ तक नहीं पता, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बाज़गश्त सुनी गई है। तो इस सारी सिचुएशन में जो तनकीद का निशाना बनाया गया और जिस तरीके से रद्द-ए-अमल या वजाहत शीरी मज़ारी साहिबा की भी सामने आई, वो भी आपने सुनी। माजी के अदवार अगर देखे जाएँ तो पिछली हुकूमतों में भी हुक्मरान कुछ ऐसे बयान देते रहे जो कि मुतनाज़े भी रहे हैं, जिन पर वजाहतें भी आती रही हैं। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, पहले वो देखिए, उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे असद साहब और बाबर साहब के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा ईरान में बयान क्या दिया? पाकिस्तानी सियासत में एक तूफान आ गया। Germany and Japan killed millions of their civilians until after the Second World War they decided that they would have on the border region of Germany and Japan they had joint industries. इस गलती का पता क्या चला? अपोजिशन को तो जैसे तनकीद का मौका मिल गया। कौमी असम्बली में खूब हंगामा आराई हुई, फिर भी अपोजिशन की तसल्ली ना हुई। बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पर इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दिए ताने, तो जाले रहनुमा भी निकले नंबर बनाने। जोशे खिताबत में बोले मुर्तजा वहाब, तो उनका अपना जोग्राफिया भी निकला खराब। जर्मनी और जापान के बॉर्डर मिलते हैं, जो कि 2 डिफरेंट बर्रे सगीर में है, 2 डिफरेंट कॉन्टिनेंट में। जर्मनी यूरोप में है, जापान एशिया में है। क्या पीपल्स पार्टी मुर्तजा वहाब की भी क्लास लेगी? क्या इस नारेबाजी पर उज़्मा बुखारी की पार्टी रुकनियत का भी बंद होगा बाप? जीना महंगा, जीना महंगा।
इसलिए सियासी जमातों को अवाम का मशवरा ये है कि बाल की ना उतारें खाल, वरना उनके अपने लीडरान क्या कहते रहे, इस पर भी उठेंगे सवाल। And look forward to welcoming you and Mr. Obama and Mrs. Obama. हमारे मुल्क के बानी हजरत कायदे आजम अलैहिस्सलाम की बरसी का दिन है और हम सालगिरह का दिन है। लवांगे भुट्टो देना सॉरी मेरा मुंह से भी मेरा कभी कभी गलत हो जाता है। और दूसरों के लिए कोई नहीं माफी। सियासी रहनुमा आप ही अपनी अदाओं पर गौर करें, वरना गलतियों पर अगर अवाम हिसाब लेने लगे तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी। जी जनाब, आपने ये सारी सूरत हाल जो कि माजी में भी गुजरी है मुलाहिजा की। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, ये जाहिर सी बात है, इंसान है, गलती किसी से भी हो सकती है। असद खरल साहब, क्या ख्याल है? जो शीरी मज़ारी साहिबा ने वजाहत दी, खुरम दस्तगीर साहब ने उस पर तनकीद की कि भाई उनको वजाहत देनी चाहिए, उन्होंने मुतालबा किया वजाहत का। हिना रमानी खर साहिबा ने अच्छा खासा तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा भी, शीरी मज़ारी साहिबा ने कहा कि आपने आधा जुमला पढ़ा, उनका पूरा जुमला पढ़े, फिर अपने गिरेबान में भी झांकें, आप लोग माजी में क्या कुछ करते रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जो वजाहत शीरी मज़ारी साहिबा ने दी है मोर देन इनफ है? देखिए सारिश, जिस तरीके से एक असम्बली का जो एक पार्लियामेंट का फोरम है, जो हाउस का तकद्दस है, जिस तरह लोगों ने, अवाम ने इसलिए सिस्टम के अंदर जो पार्लियामानी जमहूरी सिस्टम है, इन लोगों को वोट दे के उस ईवान में भेजा कि ये पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करेंगे, ये अवाम के मफाद के लिए काम करेंगे, ये लेजिस्लेशन करेंगे, ये वहाँ पे एक प्रोडक्टिव, जिस तरह कहा, उस फोरम का इस्तेमाल होगा। लेकिन इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि जिस तरीके से, जिस बेदर्दी से जो पैसा एक तो पानी की तरह बहाया जा रहा है। आपको पता है एक के दिन के इजलास के ऊपर टैक्स पेयर का कितने करोड़ रुपया खर्च होता है। इनका अकोमोडेशन, इनका लॉजिंग, इनका बोर्डिंग, इनकी जो टिकट्स के ऊपर, इनके जो स्टे के ऊपर, इनका जो POL जो जिनको मिलते हैं, जो स्टाफ मिलता है, और जो पूरा एक पाकिस्तान से जो लोग आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ सूबों से आ रहे होते हैं और वहाँ पे इस्लामाबाद पहुँचते हैं, और जो स्टाफ का है, जो TAD है, तो करोड़ों में एक दिन का इजलास पड़ता है। सारिश 9 माह हो गए, 9 माह के अंदर अपोजिशन हुकूमत जो है, ठीक है, डिलीवर करने में मान लेते हैं हम नाकाम हो गई। मुझे ये बताएं कि अपोजिशन जो है, जिस तरीके से लोग देख रहे हैं, और मैं समझता हूँ लाइव जो इजलास दिखाया जाता है, ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। आप देखें किस तरह एक खलंडरे और उबाश जो नौजवान, जो शरारती बच्चे हैं, उनकी तरह जो असम्बली के अंदर जो ऐवान है, जो कौमी असम्बली है, वहाँ पे बड़े बड़े जो लीडर हैं, जो माशाल्लाह कोई गुजरा रहे हैं, कोई चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कोई बड़े बड़े पार्टी के सरबराह हैं, तो मुझे ये बताया कि जिस तरीके से एक तमाशा, एक मछली मंडी बनी होती है, जिस तरीके से जुमले कसे जाते हैं, मुझे ये बताएं कोई एक लेजिस्लेशन की बात हो, कोई एक अवामी मफाद की बात है, एक अगर फिक्रा उन्होंने कह दिया है कि जर्मनी और जो जापान कह दिया फ्रांस की जगह पे, जो डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा ने उसको वजाहत भी की है, उसके ऊपर ऐसे है जैसे सोशल मीडिया के ऊपर कोई दूसरी जंग अजीम इन्होंने शुरू कर दी है। मामला ये है, जिस तरह जुमलेबाजी की जाती है, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लहजे में तलखी आती जा रही है, जिस तरह वहाँ पे एक तमाशा लग रहा है। देखिए, इनकी अपनी जब बारी आती है तो फिर तो ये तनकीद भी बनाते हैं, स्पीकर साहब भी सुनते हैं, हुकूमती बेंचों पे लोग जो है वुज़रा वो भी सुनते हैं। लेकिन जब हुकूमती बेंचों से कोई बात करता है, जो मुराद सही साहब हो, तो जब बात करते हैं तो इनकी फिर चीखें क्यों निकलती हैं, ये शोर शराबा क्यों करते हैं, फिर कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती। फिर जब हिना रबानी साहब बात कर ले, वो तो असद साहब वो ये कहते हैं कि जब बिलावल भुट्टो को बयान देते हैं उन्हें मुल्क दुश्मन करार दे दिया जाता है। वो ये नहीं देख रहे कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। भारत के साथ हमारे ताल्लुकात और तरह के हैं, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बरादराना है, दोस्ताना है, और तरह के ताल्लुकात हैं। जिस तनाजुर ने वज़ीर आज़म ने बात की है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ तनाजुर है। आप जिस तरीके से उस बयान को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक बिल्कुल अलग अंदाज है। बाबर डोगर साहब, आपका क्या ख्याल है, ये जो वजाहत आज आ गई है, इसके बाद आपको लगता है मजीद किसी वजाहत की या किसी एहतजाज की जरूरत है? सैरिस, जिस इशू को ये इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो इशू है ही नहीं है। वो कहते हैं कि बात समझ में लग गई तो बस ठीक है। पता ये था, पता सभी को है कि इमरान खान फ्रांस की बात करना चाह रहे थे, गलती से जापान कह गए, हर एक से गलती हो जाती है। इट इज़ जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। मेरे लिए जो सबसे बड़ा इशू था, सबसे पहले तो बात यह है कि ये 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट है,
और ये बार बार रोज अगर जरदारी साहब को हाथ लगाया जाए जमहूरियत खतरे में है, जमहूरियत खतरे में है, जमहूरियत खतरे में है, ये जमहूरियत अवाम को दे क्या रही है, ये पार्लियामेंट अवाम को दे क्या रही है? लोगों का हशर हुआ है। यकीन जाने एक आम आदमी अपनी मौजूदा सैलरी में घर का बजट नहीं बना सकता, वो उसके मसाइल हल नहीं हो रहे, उसको बिजली का बिल और गैस के बिल ज्यादा आ रहे हैं और उसकी तनख्वाह, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, वो अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवा पा रहा, वो अपने घर का बजट नहीं बना पा रहा, उस पर तो असम्बली में बात ही कोई नहीं हो रही। इशूज ये अजीबो गरीब लेके बैठे हुए हैं। और दूसरी बात, इमरान खान साहब का जो दौरा था, इसमें जिस इशू को अपोजिशन इशू बना रही है वो छोटा इशू है। मेरे नज़दीक उससे बड़ा इशू इमरान खान की ये स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान की सरजमीन ईरान में दहशतगर्दी के हवाले से इस्तेमाल हो रही है। यार खुदा का नाम ले लें, जिसका जो दिल करता है वो स्टेटमेंट दिए जा रहा है। बिलावल साहब जो है वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की गढ़ बना हुआ है। नवाशी साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी, भारत में दहशतगर्दी करवा रहा है। खान साहब कहते हैं कि ईरान में दहशतगर्दी करवा रहा है। पाकिस्तान पिछले 10-15 सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार रहा है। मुझे एक बात बताएं, क्या ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं, जब इमरान खान साहब उनसे मिल रहे थे, जब उनसे ये कह रहे थे, अभी 4 दिन पहले, उससे 4 दिन पहले पाकिस्तान में 14 लोगों को शहीद किया गया और ईरान की सरजमीन उसमें इस्तेमाल हुई। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं, क्या ईरान के प्रेसिडेंट जो थे उनको रेसिप्रोकेट नहीं करना चाहिए था? क्या इमरान खान साहब को, ईरानी प्रेसिडेंट को ये नहीं कहना चाहिए था कि जनाब बलूचिस्तान के अंदर जो इतनी बेतहाशा दहशतगर्दी हुई है, ईरान में तो उसका अशर रशीर भी नहीं हुई, तो उस दहशतगर्दी में भी ईरान की सोयल इस्तेमाल होती रही है। और पाकिस्तान के पास इसके एविडेंसेस भी मौजूद हैं। पाकिस्तान ईरान के सामने एहतजाज भी करता रहा है। गुलभूषण जो यादेव था वो कहाँ से आया था? क्या वो आसमान से उतरा था? वो ईरान के जरिए से आया था। इंडिया के जो दहशतगर्दी इंडिया पाकिस्तान में कर रहा है, उसके लिए ईरान की जमीन इस्तेमाल होती रही है। ये एक ओपन हकीकत है। तो ये वन साइडेड क्यों? सारी दुनिया में हम अपना मजाक खुद क्यों बनवाते हैं? पार्लियामेंट में इस इशू को डिस्कस होना चाहिए था, इस इशू पे बात होनी चाहिए थी कि अगर नवाज शरीफ एक स्टेटमेंट देता है, अगर बिलावल एक स्टेटमेंट देता है, अगर वो गद्दार है, तो फिर इमरान खान साहब ये आपको इस स्टेटमेंट की भी वजाहत करनी पड़ेगी। दुनिया FATF तो पहले ही हमारे पीछे पड़ी हुई है। इंडिया तो पहले ही कह रहा है कि पाकिस्तान पे दहशतगर्दी के इल्जाम लगा रहा है, और जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि पाकिस्तान की जमीन जो है वो दहशतगर्दी के, वहाँ यहाँ से दहशतगर्द ईरान जाते रहे हैं, तो फिर तो ये बड़ी ज्यादती की बात है। आपका क्या ख्याल है बाबर साहब? आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्लिप ऑफ टंग वाला मामला है वो दूसरा है, वो जो जापान और जर्मनी वाली बात है, ये जो दूसरा बयान है बिल्कुल स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये सोच समझ कर बयान दिया गया और इसकी वजाहत आनी चाहिए। बिल्कुल वजाहत आनी चाहिए। सैरिश, जब आप डॉन ली की बात करेंगे या आप दूसरी चीज़ों की बात करेंगे तो इस चीज़ की भी वजाहत आनी चाहिए। जब आपका प्राइम मिनिस्टर खुद ये कह रहा है कि पाकिस्तान की सरजमीन ईरान में दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल हुई है या होती रही है, तो माजी की भी बात कर रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर भी उतनी दहशतगर्दी हुई है, तो फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कौन करवाता रहा है? इसकी भी बात करनी चाहिए थी वहां पर। पाकिस्तान में भी हुई है। नहीं, मेरी बात सुनो ना, ये काउंटर टेररिज्म के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की बात की गई है ना दोनों तरफ से। ये मुश्तरका मसला था, इसका हल मुश्तरका निकालने ईरान के प्रेसिडेंट ने तो नहीं कहा, उन्होंने तो माजरत नहीं की कि हमारी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है। उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। हम ही माजरत ख्वाना क्यों होते हैं? हम ही अपने ऊपर ब्लेम क्यों लेते हैं? सारी दुनिया में मजाक का बायस हम ही क्यों बनते हैं? सारी दुनिया हमें टारगेट क्यों करती है? जब हम खुद इस तरह की स्टेटमेंट देंगे, जब हमारे मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े लीडर खुद इस तरह की स्टेटमेंट देंगे, तो फिर दुनिया को हम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। हमने वहां जाके कन्फेस किया है, मैं समझता हूं हमने वहां जाके कन्फेस किया है। ईरान के सदर ने ये बात क्यों नहीं की? उनकी तरफ से कोई ऐसा मौकिफ क्यों नहीं आया? अगर मुश्तरका हिकमत अमली बनानी है, दोनों तरफ का मसला है, तो दोनों तरफ से ये बात होनी चाहिए थी ना। इमरान खान साहब ने क्यों की? खान साहब को ये भी कहना चाहिए था कि ईरान की जमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है और ये थोड़ा सा होनी चाहिए। अगर इजाजत दें तो खान साहब ने यही कहा है, और आज असम्बली के अंदर भी उनके मुख्तलिफ रहनुमाओं ने भी, उनके वुज़रा ने भी इस चीज़ की वजाहत की है कि इमरान खान साहब ने एक तरफ की बात नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान और ईरान दोनों तरफ की है कि बोथ साइड के पाकिस्तान के अंदर भी माजी में जो इस तरह के लोग हैं वो जाते रहे और उसमें इन्वॉल्व होती रही सरजमीन,
और ईरान की सरजमीन भी इस्तेमाल होती है। और उसके तो डॉक्टर साहब खुद आप वजाहत दे चुके हैं कि जो कलभूषण जाधव नेटवर्क है वो आपको पता है पासपोर्ट भी ईरानी और वहां पे जिस तरह बन के आया, तो ईरान की सॉइल तो इस्तेमाल होती रही है, ये बात रिकॉर्ड पे है, माजी में भी और माजी करीब में भी आपके सामने जिस तरह का आप देख रहे हैं। तो मामला ये है कि इस चीज को एक्सप्लॉइट हमेशा आपको पता है इंटरनेशनल मीडिया भी, ईरानी मीडिया भी वहां पे इन्फ्लुएंस में है। इमरान खान साहब ने जो बात की है उसका एक साइड जो है उसको हाईलाइट किया गया है। जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, उसमें खान साहब ने इसकी वजाहत नहीं की। अब जो उनकी पार्टी वजाहत करी, उन्होंने कहा जी इससे हट के उन्होंने बात की है जो कि रिकॉर्ड पे सामने नहीं आई। उन्होंने ये बोला है कि दोनों तरफ से कलदन तंजीमों के खात्मे पर बात हुई है, दोनों तरफ से उन्होंने कहा कि बातचीत की गई है इस हवाले से। बिल्कुल कि काउंटर टेररिज्म जो है उसमें दो तरफा जो हमेशा तलकात होते हैं। और ये सैरिश एक जो बात है, ब्रदर हमारा इस्लामी मुल्क है और उस हवाले से अफगानिस्तान के हवाले से, ईरान के हवाले से माजी में बहुत सारे इस तरह के मामला होते रहे। आपको पता है जिस तरह कालत में बहुत ज़्यादा एक्टिव होती, उनको फॉरेन फंडिंग आ रही थी, उसके बाद जो फिरका वाराना तंजीमें थी, तो ईरान के हवाले से माजी में इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए। लेकिन अभी जो हम देखते हैं हाल ही में इंडिया जो है वो करवा रहा है बेसिकली, कभी वो ईरान की सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर जो वाक़यात करवाता है और कभी वो अफगानिस्तान की NDS रा। अगर हम देखा जाए तो ईरान को बराह रास्त हम मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते कि ईरान पाकिस्तान के अंदर अपनी सरजमीन या दहशतगर्दी के लिए वो आलाकार के तौर पर, हाँ बाहर की जो फोर्सेज हैं वो किस तरीके से कैसे कर लेती हैं, अब ये चीज़ भी उसको देखनी चाहिए कि उसकी सरजमीन किसी तरीके से भी पाकिस्तान एक ब्रदर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सरजमीन भी कभी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं मौक़िफ़ है कि भाई वजाहत आनी चाहिए मजीद। सही, और आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में खड़े होकर भी ये बात हुई और कि वजाहत उन्होंने दे दी कि दोनों तरफ से बात हुई। और मैं भी ये कह रही हूँ कि मेरा ख्याल है कि जो शीरी मज़ारी साहबा ने वजाहत दी है वो काफ़ी है। आज जो साथ में हमने ये देखा है कि बार बार जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है बाबर डोगर साहब, ये आपको क्या समझ आ रही है? एक तरफ कहते हैं कि भाई सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, अब ये एक अजीब सिचुएशन है, जो जमहूरियत की बात करते हैं कि उसको बचाएंगे, अब ये कॉन्ट्रडिक्शन है। यहाँ तो ये वज़ीर आज़म अगर सिलेक्टेड है तो फिर जमहूरियत इनकी वाली जमहूरियत नहीं है, और अगर उनके जमहूरियत में तो वज़ीर आज़म इलेक्टेड होता है, और अगर हिस्ट्री में फिर इसका मतलब है कि जितने भी वज़ीर आज़म गुजरे हैं तो फिर क्या वो सब सिलेक्टेड थे? अब इन्हें डिसाइड करना पड़ेगा इन जमातों को कि क्या ये पाकिस्तान में अब तक 100 करोड़ जमहूरियत ही रही है, या ये जितने भी वज़ीर आज़म गुजरे हैं वो सारे ही फिर सिलेक्टेड थे, कोई इलेक्टेड नहीं था, किसी एक तरफ हो जाए ना। सैरिश, बिलावल भुट्टो का 8 महीने पहले का आप जो पहली तकरीर उन्होंने की थी नेशनल असम्बली के अंदर, वो तकरीर का मतन उठाकर देख लें। कम अज़ कम उन्होंने 10 दफ़ा इमरान खान को इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का, और ये उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो पूरी कौम के प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरी कौम के प्राइम मिनिस्टर हैं। पार्लियामेंट के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया है, लिहाजा वो पूरी कौम के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये उन्होंने अपनी पहली जो स्पीच थी, उठाकर देख लें, रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसमें उन्होंने कहा है अब 8 महीने लगे हैं बिलावल भुट्टो को यू टर्न लेने में, यानी कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तक आने में 8 महीने लगे हैं। और इन 8 महीनों में से कसूर ये है कि वो पापड़ वाले के बेचारे के बेनामी अकाउंट्स आ गए, वो जो बेचारा मर गया उसके बेनामी अकाउंट्स आ गए, तो 10-15 लोग पकड़े गए, ओमनी ग्रुप जो है ये आ गया, अरबों खरबों रुपए के खाते सामने आ गए, और अब अबू जी को बचाना है। अबू जी बेचारे जो है वो परेशान हैं, वो भी खामोश हैं, पता नहीं कहाँ पर हैं, और बिलावल भुट्टो जो है अब वो उनको बचाने के लिए निकले हुए हैं, एक बहुत बड़ा जिहाद कर रहे हैं, और उसके लिए अब वो प्राइम मिनिस्टर जिसको वो खुद इलेक्टेड कहते थे अब वो सिलेक्टेड हो गया। आज अबू जी को छोड़ दिया जाए तो बिलावल खुश हैं, और फिर वो इमरान खान भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। तो इशू सारा लूटमार और लूटी हुई दौलत का है और कुछ नहीं है। आज मसला सारा ये है। ठीक है, चले असद खरल साहब, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बड़े मियाँ साहब की बात भी कर लेते हैं। असद साहब, ये बड़े मियाँ साहब का इलाज क्यों नहीं अब तक शुरू हो रहा? अब 27 रोज़ उनकी ज़मानत को गुजर चुके हैं, बस वो शरीफ मेडिकल सिटी जाते हैं, चक्कर लगा के वो आ जाते हैं, बिल्कुल खामोशी है, कोई बातचीत नहीं। क्या इसकी वजह क्या है, इलाज शुरू ना होना, और इस खामोशी की वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, जो उसकी एक तो शरीफ मेडिकल सिटी, उनको आपको पता है अपना हॉस्पिटल है, जिस तरह इत्तेफाक हॉस्पिटल ट्रस्ट है, इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर भी शायद हैं, या बहरहाल उनका अपना हॉस्पिटल है, सब ये जानते हैं। और डॉक्टर अदनान साहब जो हैं, ईरान को बात यह है कि डॉक्टर अदनान साहब का अगर ट्विटर अकाउंट देखें या उनकी जो मुख्तलिफ पोस्ट देखें सोशल मीडिया के हवाले से, तो वो बाकायदा उनके फ़ैन हैं, वो नून लीग की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते हैं,
वो नून लीग की जब हुकूमत थी उसको सपोर्ट करते थे, जब वो लंदन में भी होते थे, बहुत सारी इस तरह की वीडियोस, बहुत सारे उनके ट्वीट जो हैं वो रिकॉर्ड पर हैं। तो वो डॉक्टर से ज़्यादा उनके एक फ़ैन हैं, फॉलोअर्स हैं उनके। अच्छा, फिर उसके बाद सहरिश जो बात हुई है कि 27 रोज़ हो गए, ना तो वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, ना वो अपना रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो मेन उसके अंदर जो टेस्ट हुए हैं ना, उसके अंदर दिल, गुर्दे, दिमाग, जो MRI, CT स्कैन, जो ECG वगैरह और पैथोलॉजी रिपोर्ट्स है, उसके अंदर जो अगर वन लाइनर अगर बात की जाए तो उनको कंप्लीट रेस्ट की एडवाइस की गई, उसकी बेस पे जो सारी रिपोर्ट्स हैं। और साथ उनको कहा गया वो जो रेस्ट जो स्ट्रेस है ना उससे अवॉइड करें, यानी अवॉइडेंस ऑफ रेस्ट है। अब ये वो दो चीज़ें हैं जो उसका लुब्बे लुबाब है, उसका मुक्सर जो है अब वन लाइनर में बता रहा हूँ। ना तो वो रेस्ट कर रहे हैं और ना उनका स्ट्रेस जो है ख़त्म हो रहा है। अब देखें ना, बड़ी बड़ी मुलाकातें मुख्तलिफ जो है ग्रुप से, अपनी फैमिली से, और फिर उनके व्हाट्सएप चल रहे हैं, रोज़ नया स्ट्रेस है, रोज़ नया बंदा पकड़ा जा रहा है, रोज़ नई मुसीबत है। आज भी जो इस्तिस्ना की उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त थी वो उनकी एक्सेप्ट की गई है। तो मामला ये है कि जो 6 हफ्तों के लिए एक जो मुजरम है, इस वक्त सज़ा याफ्ता एक मुलज़म है, और जिसकी उम्र और उनकी जो फजीक है और जो ज़ाहरी हालत है और ये रिपोर्ट्स के अंदर कोई सीरियसनेस नहीं है। मुझे ये बता रहे सारे सिर्फ एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब से, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है उनसे, और बाकी जो सबसे मेरा एक सवाल है बड़े बड़े जो जोमा है कि पाकिस्तान की जो जेलें हैं, नवाज शरीफ साहब की उम्र के, जिनके ऊपर छोटे छोटे इल्ज़ामात हैं, 2-2, 4-4 हज़ार की चोरी के, करप्शन के, वो हवालाती हैं या कैदी हैं, क्या उनकी सेहत इतनी अच्छी है? क्या उनकी सेहत इतनी अच्छी है? इससे 50% भी अच्छी है? और अगर नहीं है तो क्या उनको इस तरह की मुजरमों को जिनको सज़ा हो चुकी है, जो सज़ा याफ्ता हैं, इनके जो यार्ड स्टिक हैं टेस्ट के, इनकी माशाल्लाह ज़ाहरी हालत है, सेहत है, हशाश बिशाश है, उनकी गालों से खून टपक रहा होता है, और इसकी एज के जो लोग हैं इनके मैं कहता हूँ 50% भी जो वीक हैं, क्या उन मुजरमों को, उन सजा याफ्ता लोगों को इस तरह घरों में इस तरह उनको फैसिलिटीज़ मिल सकती है? उनको बैरून मुल्क इलाज की फैसिलिटीज़ मिल सकती है? उनको ज़ाती मुआलत की इजाज़त मिल सकती है? उनको सियासी अपनी एक्टिविटीज़ और अजीज़ो कारब से मिलने की, व्हाट्सएप कॉलों की, और बहुत सारे मामलात रिकॉर्ड ज़ाया करने की, एविडेंस मिटाने की, गवाहों को गायब कराने की, क्या उनको ये इजाज़त हो सकती है? और अगर नहीं हो सकती तो फिर ये जो कानून है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो सब के लिए, जो कानून के नज़र में सब बराबर हैं, ये फिर पाकिस्तान का आइन जो है, आइन पाकिस्तान के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा इन लेटर एंड स्पिरिट। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस वक्त के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, मेरा ख्याल है वो अगर उनके सामने ये मामला रखा जाए या देखें तो सारे जो जेलों के मुलजमान है या तो कैदी जो सजा याफ्ता है उनको भी आप यही सहूलतें दें, और अगर उनको नहीं मिल सकती तो नवाज शरीफ साहब के डिसीजन में क्यों? बाबर साहब जी जी, ये किस हिकमत अमली के तहत खामोशी इख्तियार की गई? ये इलाज जो कि अब तक शुरू नहीं हो सका, कहीं बात हो रही थी कि भी एंजाइना का दर्द बार बार हो रहा है, तीसरी ओपन हार्ट सर्जरी का सोचा जा रहा है, बिल्कुल खामोशी है, इलाज शुरू नहीं हुआ, बस जाते हैं, 7वां चक्कर उनका लग चुका है शरीफ मेडिकल सिटी का। ये हिकमत अमली क्या है जिसके तहत के सारा कुछ किया जा रहा है? आपको क्या पता चला है? सहरिश, अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएं, 5 मेडिकल बोर्ड इनके बने, मेडिकल मोबाइल वैन इनके जो जेल के बाहर खड़ी होती थी, और मरियम के ट्वीट्स आ रहे थे कि जी अगर उनको कुछ हो गया तो जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी, और ये भी आ रहा था कि अगर उनको कुछ हुआ तो पर्चा इमरान खान के खिलाफ कटवा दिया जाएगा। ऐसे लग रहा था कि जैसे शायद वाकई उनको कुछ हो जाएगा, और वो बड़ी शदीद बीमार है। आज 27 दिन हो गए हैं। 27 दिन में 2-3 दिन पहले इन्होंने एक मेडिकल बोर्ड बनाया था जिसके हेड डॉक्टर अदनान है, उसमें डॉक्टर ताहिर हैं और मैडम इकबाल बेगम है, और 2 डॉक्टर आगा खान हॉस्पिटल के हैं, वो भी इनके अपने हैं, और उन्होंने एक मेडिकल रिपोर्ट वो आजकल तैयार कर रहे हैं जो शायद आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में ये जमा करवा देंगे 2-4 दिनों में। और आज जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने पेशी से एग्जाम्पशन ली और ये कहा कि जी डॉक्टर ने मुझे कहा कि कंप्लीट रेस्ट किया जाए, बीमारी उन्होंने कोई मेंशन नहीं की।
बीमारी कोई हो तो वो मेंशन करें। बीमारी तो इनफैक्ट आपको पता है कोई नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है, वो ये है कि मैंने लंदन जाना है और मुझे लंदन भिजवा दिया जाए किसी भी तरीके से। और अब डॉक्टर जो है उसकी ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। ये 5 डॉक्टर का मेडिकल बोर्ड है जिसमें 3 जो है श्री मेडिकल सिटी के नाम मैंने उनको बता दिए। डॉक्टर साहब बस अब मसला वही है ना कि मैं जेल नहीं जाऊंगा, मैं लंदन ही जाऊंगा। जो रिपोर्ट्स हैं मेरी वो ऐसी ही आएंगी कि मेरा इलाज जो है वो लंदन में ही मुमकिन है। वहाँ की जो फ़ज़ा है वो मेरे लिए गैर आलूदा है और वहाँ का नुस्खा जो है वो आजमूदा है। ये किसी शायर ने नवाज शरीफ साहब के लिए लिखा है, लिहाजा उसी हिकमत अमली पर ये अब अमल किया जा रहा है। एक ब्रेक ले लेते हैं, कुछ मजीद खबरें भी हैं हमारे पास, उन पर भी तबसरा करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। अब पता चला। अब पता चला। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी करप्शन की बड़ी कहानियां हैं और अभी जो ताज़ा सूरत हाल है उसके मुताबिक नैब के ज़ेर तफ्तीश 179 मेगा करप्शन केसेस में से 105 अदालत में दायर किए गए हैं। ये बात चेयरमैन नैब की जानिब से नैब हेडक्वार्टर में इजलास में बताई गई है और ये बात यहाँ पर काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता बरस दिसंबर में नैब की जानिब से केसेस की यही जो तादाद थी, आदाद शुमार थे, वो बताए गए थे, जिससे कि जाहिर होता है कि 4 माह के दौरान मेगा करप्शन का कोई नया केस फाइल नहीं किया गया है। और चेयरमैन नैब ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे का जो मामला है उसकी भी तहकीकात का हुक्म दे दिया है और यही कहा गया कि भाई करप्शन जड़ है तमाम बीमारियों की, लिहाजा उसका खात्मा बहुत ज़रूरी है और केसेस को लंबा नहीं लटकाना, जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। खुद एहतसाबी की जो पॉलिसी है नैब की उसके मुताबिक जनाब उस पर अमल पैरा होते हुए ये किया गया है कि 3 महीने के लिए जो डिप्टी डायरेक्टर हैं कराची के उनको मुअत्तल कर दिया गया है चेयरमैन नैब की जानिब से। तो मुझे एक ये बताएं असद खरल साहब, ये जो सारी सूरत हाल है कि 4 महीने में कोई बड़ा केस फाइल ही नहीं किया गया है और वही अदाद शुमार है जो पहले भी थे, तो ये काम फिर किस तरीके से तेज़ी के साथ हो रहा है कि हिदायत तो जा रही हैं लेकिन अमली तौर पर प्रैक्टिकली उस तरीके से कुछ नज़र नहीं आ रहा? सैरिज, पहले तो मैं थोड़ा बात इसकी वाजे कर दूं कि ये दिसंबर से लेकर अब तक बहुत से रेफरेंस नैब ने फाइल किए हैं, इन्वेस्टिगेशन किए हैं, इंक्वायरीज की हैं। ये थोड़ा सा मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं कि 179 जो केस थे, ये जो मेगा करप्शन केसेस की बार बार ये खबर आती है, ये 150 केसेस थे। उसके बाद मजीद 29 केस जो है वो डलवाए गए थे। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस था जिसमें CM 1656 उसमें पटिशनर था। नैब के साबिक चेयरमैन कमरुद्दीन चौधरी साहब ने अंडर कारपेट रखे और इसमें बड़े बड़े जो लोग हैं, ये जो उसमें टाइकोन्स थे, जो मलक रियाज, उसमें मंजूर कादर काका, उसमें नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इसाक डार, रईसानी और बहुत सारे जो MCB की निजकारी के मियाँ मनशा का केस, तो बहुत सारे ये केस थे जो कि 150 की पहले फहरिस्त आई। उसके बाद मजीद 29 केस की मैंने निशानदी की, तो वो ये केस है जिसमें इनको कहा था विदाउट फियर एंड फेवर और जो केसेस को डिसाइड करना। एक तो ये है। अब आ रहा है मेगा करप्शन जो केसेस का पार्ट 2, जिसके बहुत सारे रेफरेंस दायर हो गए हैं। मजीद कौन से रेफरेंस दायर हो रहे हैं आप देखें। एक तो ये है कि शरीफ फैमिली का जो मनी लॉन्ड्रिंग का, जो मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का जो नेटवर्क के अब 5 अरकान हो गए हैं, जो 5 उनके बड़े मोहरे हैं वो पकड़े गए। एक तो फजलदाद अब्बासी थे, कासम कयूम थे, मुश्ताक थे जो चीनी, और उसके बाद 3 रोज़ कबल शाहिद रफ़ीक और आफ्ताब महमूद पकड़े गए जो आपस में कज़न है, यानी शाहिद रफ़ीक की निशान पर आफ्ताब महमूद भी। इनकी जानब से जो बयानात हैं, जो रिकॉर्ड आया है, 3 अरब 30 करोड़ से ज़ायद जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो तरसीलात हुई हैं, उसमें तकरीबन 3 अरब रुपए वो हैं जिसमें फेक टीटी लंदन से, बर्मिंघम से लगवाई गई हैं सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और उनके ख़ानदान के दीगर अफराद के नाम। ये वो 5 लोग हैं जो इस शरीफ, जो शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब, उनके सलमान शहबाज साहब, उनकी वालदा मोहतरमा और उनकी जो बहनें हैं, उनके हवाले से और उनके दीगर अफराद जो हैं वहाँ पे, ये तो एक नेटवर्क यहाँ पे हो गया पंजाब के हवाले से, और इसका रेफरेंस जो है वो भी आने वाला है। और उसने बताया कि किस तरीके से ये हम करते थे और टीटीज किस तरह फेक लगवाते थे, क्योंकि जिस तरह पहले बता चुके हैं कि इनके तो पासपोर्ट नहीं बने, बाहर नहीं गए, लेकिन बर्मिंघम और लंदन से, चूँकि नैब ने जब पूछा कि ये 3 अरब रुपया तकरीबन जो है ये बाहर से आया है, डॉलर, दिरहम, और ये जो पैसा है जिन लोगों ने भेजा है, कैसे भेजा, तो ये 5 लोग तो वो पकड़े गए। लेकिन बात ये है, हमजा शहबाज जो है वो आज़ादाना फिर रहे हैं, सलमान शहबाज बाहर बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब को देखें, 1994 से वो दर्द उनको जो है कमर की, भागते इस तरह है
कि आम आदमी नॉर्मल इस एज का आदमी जिस तरीके से वो स्पीड से भाग रहे होते हैं, जो भाग दौड़ होती है, अगर उनको कमर दर्द है तो 8 घंटे की मुसलसल आप फ्लाइट लेते हैं, फिर उसके बाद आप जो भाग दौड़ उनकी वहां पे नजर आपको आ रही है, तो इसका मतलब है ये एक ड्रामा किया गया है। सर सिर्फ एक बात देखिए, आपको याद होगा, पूरी कौम देख रही है, जरदारी साहब आज को 80s और 90s की दहाई में चले जाएं, कोई लाठियां पकड़ के फिर रहा होता था, शर्जील नाम मेमन, जरदारी साहब, आपने डॉक्टर आसम, आप शहबाज शरीफ साहब, ये व्हील चेयर पे लोग बैठेंगे, ये फिर ड्रामे होंगे। शहबाज शरीफ साहब में भी किस दिन वो व्हील चेयर पे बैठ के ड्रामा कहा जाए। इसहाक डार साहब आपने देखा वहां पे लेट गए, जिसपे अल्लाह जन्नत नसीब करे। ये कि ये केसेस ही हैं जिसकी वजह से ये सारा ड्रामा, ये ड्रामे सारे हो रहे हैं। ये इसहाक डार की तस्वीर भी आपने देखी जो जारी हुई थी बेड पे लेटे हुए। अब ये सारे भाग दौड़ कर रहे हैं, ये तमाशा और कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। 1994 की कौन सी दर्द है? आप देखिए ना, अभी असद उमर साहब को जब हटाया गया तो उस पर रद्द-ए-अमल उनका आया, तो ये वो वहां पे बैठ के ना अपने जो सियासी मामलात हैं वो भी देख रहे हैं, और जिस तरीके का रद्द-ए-अमल उन्होंने देना होता है, अपने जो मामलात हैं वो उनके चल रहे हैं। सियासी नहीं है, वो करप्शन के मामलात देख रहे हैं, सियासी नहीं है। करप्शन की बचाने के हवाले से वो देख रहे हैं कि जान किस तरह बचेगी, उनको भूल गई है सियासी तो उनको खत्म होगी अब कहानी। चले बाबर साहब, ये जो अभी नैब ने सारी नैब हेडक्वार्टर्स में जो सारा इजलास हुआ है, जो मौजूदा सूरत हाल है, जो करंट सिनेरियो है, अदाद शुमार जिस तरह के आए हैं वो तो हालिया उन्होंने बता दिए हैं। अब जो खबरें गर्दिश में है, जो आगे की सूरत हाल है, वो तो यही खबरें आ रही हैं। कुछ पता चल रहा है कि जो मौजूदा हुकूमती वज़ीर हैं, कुछ उनमें से भी और कुछ गुज़िश्ता अदवार के जो वज़रा रह चुके हैं उनके भी केसेस खुलने वाले हैं आगे। देखिए सैरिश, असूली तौर पर तो यही होना चाहिए कि जिसने भी करप्शन की है, जहाँ भी किया, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। नैब इसीलिए बनाया गया, नैब इसलिए नहीं बनाया गया कि अपोजिशन की अकाउंटेबिलिटी करनी है या सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में आला कार बन जाना है और सिर्फ अपोजिशन को ही रगड़ा लगाना है। मेरा ख्याल है कि खान साहब की जो फ़िलासफ़ी है, अगर उसको देखा जाए तो खान साहब ने तो हमेशा अक्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात की है। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की बात है, मैं आज उन्होंने वहाँ पर एक ये भी रिपोर्ट आई है कि वो उन्होंने आज कोर्ट में ये एक बयान हल्फी जमा करवाया कि जनाब मेरी कमर में दर्द है और मैं वहाँ पर डॉक्टर ढूंढ रहा हूँ, डॉक्टर मुझे अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे, तो दर्द की वजह से डॉक्टर अपॉइंटमेंट चुका नहीं दे रहे, इसलिए वहाँ पर डिले हो रहा है, और जब मुझे अपॉइंटमेंट मिलेगी वो मैं अपनी दर्द दिखाऊंगा, उसके बाद मैं इस पोजीशन में होऊंगा कि मैं बता सकूं कि मैं पाकिस्तान आऊँगा या नहीं आऊँगा। तो मुझे लग रहा है कि डॉक्टर उनको मिलना नहीं है, और वो भाग कर बेचारे लंदन में परेशान हो रहे हैं कि कहीं कोई डॉक्टर मिल जाए, मैं उसको अपनी कमर दर्द चेक करवा लूँ। अब कमर दर्द ऐसी है जो ना कोई देख सकता है, ना कोई आइडेंटिफाई हो सकती है। अब वो डॉक्टर मिल नहीं रहा, परेशान है, लंदन में भाग रहे हैं, और यहाँ पर कोर्ट में वो अपना बयान हल्फी जमा करवा रहे हैं कि जनाब मेरी कमर दर्द है और डॉक्टर मिल नहीं रहा, तो लिहाजा। आज तो वैसे सर जो रमज़ान शुगर मिल वाला केस है उसमें जज साहब ने इस्तफसार भी किया है कि शहबाज शरीफ कैसे बाहर चले गए, क्या शहबाज शरीफ को बाहर जाने की, मुल्क से जो बाहर वो गए हैं, कि इजाज़त के बगैर मुल्क से बाहर जाना चाहिए था उन्हें। आज जज साहब ने इस्तफसार भी किया, और हमजा की पेशी पे तो आज ये हुआ है कि वो हाज़िरी लगा के चले गए हैं, और हाज़िरी से इस्तिस्ना की सज़ा आज उनके वकील ने कर दी है कि भाई हाँ वो बाहर हैं, अपने इलाज की गर्ज से गए हैं, तो उनको हाज़िरी से इस्तिस्ना दे दिया है। और साथ ये भी लिखा है, वो ये भी लिखा है कि वो अपनी कमर दर्द का चेकअप करवाना चाह रहे हैं और उनको डॉक्टर नहीं मिल रहा, डॉक्टर अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा, और डॉक्टर पता नहीं अगले 10 साल के बाद अपॉइंटमेंट देगा। डॉक्टर 6 महीने नहीं मिलेगा वहाँ, तो अपॉइंटमेंट्स वैसे ही बड़ी देर से मिलती है, महीनों लग जाते हैं। 8 मई तो देखते हैं वो कब तशरीफ लाते हैं पाकिस्तान। 8 मई की भी दरखास्त की, और डॉक्टर जहाँ कहाँ मिलेगा, उनकी जो तस्वीरें चल रही हैं मीडिया पे, मार्क स्पेंसर के स्टोर के बाहर, तो वहां पे डॉक्टर तो नहीं मिलेगा। डॉक्टर ने कहा है कि मार्क एंड स्पेंसर की शर्ट पहने, आपकी कमर में दर्द में कमी होगी। यार आप हर चीज को आप गलत लेते हैं। उन्होंने कहा कि अप्रैल तक मार्क एंड स्पेंसर की कुछ खास शर्ट्स आई हैं, जैकेट्स आई हैं, वो पहनेंगे तो कमर दर्द में कमी होगी। ये डॉक्टर ने उनको नुस्खा दिया, लेकिन उससे पहले ही भाग दौड़ नजर आ रही है, उसके अंदर दाखिल होने से पहले ही आप अंदाजा लगा लें अब वो बेचारे को कितनी कमर दर्द थी कि वो स्टोर खुलने से 3 घंटे पहले वहां जाके खड़ा हो गया। तो सर वो उनकी पुरानी आदत है, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, सूटेड बूटेड वो रहते हैं, तो उन्होंने मार्क एंड स्पेंसर से शॉपिंग करनी होगी, चले गए होंगे वहां पे। को कमर दर्द के लिए आजकल वो ना कैमरे की आंख नजर बंद कर लेती है, बड़ी जालिम है, बस उनकी तस्वीरें आ गई हैं। सैरज रिकॉर्ड पे 1994 से यही कमर दर्द उस वक्त पीछा कर रही है। 1994 में इसी कमर दर्द की बेस पे वो बाहर चले ना। आप जरा थोड़ा सा मुझे खरल साहब, आप जाली अकाउंट्स वालों का भी तो बताएं ना। सुना है कि भाई कराची से मजीद 5 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं,
ये नज़ीर जोखियो साहब हैं, इकबाल जोखियो, गुलाम दस्तगीर जोखियो, ये सारे जोखियो जो इकट्ठे पकड़े गए हैं, ये कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं जरदारी साहब के लिए। फिर उनके वो सुना है वो भुट्टो हाउस का भी एक बंदा जो है मुलाजिम पकड़ा गया जो अदालत में रो पड़ा कि अभी मुझे नहीं पता पैसे अकाउंट में कहाँ से आए, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा, अब सारे ये देखें, कसम पुरसी का आलम देखें और ड्रामे देखें। वही नोडेरो हाउस का बंदा अब्दुल नदीम भुट्टो जो इंचार्ज था, और जज साहब ने ये पूछा कि भाई 74 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए हैं, तो कहता जी मैं तो 20,000 रुपये लेता हूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो वकील करने के भी पैसे नहीं हैं। उनका वो जो इतने बड़े लोग जिनके पास अब रहते थे वो आपको वकील, उन्होंने कहा जी वो तो बड़े लोग हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, हमारी कौन सुनेगा। अब मामला ये है सैरिश, ये वही जो जोखियो साहब, एक तो आपने बताया ना इमाम बख्श साहब है, मियाँ बख्श साहब हैं, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो लहजे में तलखी आ रही है ना, और जब जरदारी साहब अंडरग्राउंड चले गए, जैसे जैसे इनका घेरा तंग होता जा रहा है, अब जैसे जैसे देखे सिराज दुरानी साहब के हवाले से एक अली हसन जो है उसको उठा लिया नैब ने, वहाँ पे नैब कराची के अंदर एक तो एक्टिविटी चल रही है, जो इनके बड़े बड़े करीबी हैं, फ्रंटमैन है, उनका घेरा तंग हो रहा है, जो घड़ियाँ नायाब किस्म की, जो पैसे, जो एसेट, और जरदारी साहब के हवाले से जो JIT जो अब इस्लामाबाद में केस मामला चल रहा है, 5 लोग तो आज शदरे से एक बंदा पकड़ा है जिसके अली हसन जी, उसके अकाउंट में कोई 50 लाख रुपया था जो कि स्पीकर साहब का था। आप अंदाजा लगाएं शाहदरा लाहौर के अकाउंट से भी, यानी इतनी इनकी ब्रांचेज और ऑफशूट्स निकल रही हैं कि सिंध के जो है ना वो दायरा जो है वो आगे लाहौर तक सूबाई दारुल-हुकूमत तक पहुंच गया है। मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता गुत्थियां सुलझ रही हैं और ये जो मामला है ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। साथ इसके सारे जो आप देखें, अच्छा थोड़ी सी मैं चाह रही हूँ, आप देखिए आज ब्रिगेडियर इजाज शाह के हवाले से पीपल्स पार्टी की कमरजमान कारा साहब ने जो बात की है ना कि रियासती तशद्दुद हो रहा है, इदारे जो है पहले उन्हें हवाले भी दिए, तो वजीर दाखिला चूंकि FIM के नीचे है, अब इनको खतरा पता है किस लिए है, क्योंकि असलम मसूद साहब, मैं पहले बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, उनका जो जाली उन्होंने गलत तरीके से डैमेज करके जो उसकी बनाया है वो बयान, और उसके बाद अभी तक बयान दूसरा नहीं लिया गया, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ये पहले मामला नहीं है, ये जो सारा कर रहे हैं ना ये प्री प्लान एक सारा कर रहे हैं, एक शोर मचा रहे हैं। तो जी प्री प्लान के सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारे गिरफ्त में भी आ रहे हैं। बाबर डोगर साहब, वजारतों में रद्दोबदल के बाद वफाकी काबीना का जो पहला इजलास हुआ है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, जिसमें एमनेस्टी स्कीम में फ़ायदा उठाने वालों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने पर भी गौर हुआ है। इसके अलावा वज़रा के कलमदान तब्दील किए जाने का मामला भी ज़ेर बहस आया है। फिर ये भी कहा गया कि घर को अपने घर को ठीक करना है, यानी कि पार्टी के अंदर जो नाराज़ वज़रा सर उठा रहे हैं, कुछ उनकी नाराज़गी दूर करने के हवाले से भी बातें हुई। कोई अंदर की कहानी बाहर आई है, क्या क्या फैसले हुए हैं जो कि उस तरीके से आम नहीं हुए, जो फैसले किए गए हैं, जो आपके पास अंदर की खबर आई है, अगर आप देना चाहें। सर अंदर की तो मेरे पास कोई खबर नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि PTI के अंदर रिजेंटमेंट है, PTI के अंदर ग्रुपिंग जो है वो मज़ीद मजबूत हो रही है। अभी पीछे गवर्नर पंजाब की एक स्टेटमेंट आई थी कि जनाब कि जहांगीर तरीन जो है वो हर चीज़ पे काबू किए जा रहा है और हम यहाँ पे आलू चने बेचने नहीं आए हुए। तो एक चीज़ का एहसास हो रहा है कि शायद एक बंदा जो है वो एक ग्रुप जो है वो पार्टी में स्ट्रॉन्ग हो रहा है और डोमिनेट कर रहा है, और दूसरा जो ग्रुप है वो कमज़ोर हो रहा है। तो इस तरह की ग्रुपिंग जो है वो पार्टी के लिए ख़तरनाक है। यही वजह है कि इमरान खान जो है उन्होंने चॉइस सर्वर जो है उनको भी बुलाया था पीछे, और उनको भी कुछ टारगेट्स दिए हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव टारगेट नहीं, पार्टी के हवाले से उनको टारगेट्स दिए गए हैं, और इमरान खान इस पे कंसर्न भी हैं। और मेरा चले अभी वैसे जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें तो यही लग रहा है कि पार्टी को इकट्ठा रखना, कि पार्टी इंटैक्ट रहे, ये सबसे बड़ा मेरा ख्याल है कि मिशन है, जो कि जिस पर नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म जो है कि वो अमल पैरा है कि भाई नहीं, पहले सबसे पहले पार्टी एक साथ रहे, खिलाड़ी एक साथ हो, नाराज़गियाँ दूर की जाएँ, जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हो, और उसके बाद फिर नीयत तो उनकी साफ़ है ही, काम उन्होंने करना है। बहुत शुक्रिया असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब। नाज़रीन इंशाल्लाह कल फिर से हाजिर होंगे, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।